नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, रोज की तरह 8 बजे हम हाजिर होते हैं तमाम खास सुर्खियों के साथ, जिसके जरिए आप तमाम खास खबरों को बहुत ही सरल अंदाज में समझ पाए, सीख पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। बारबाडोस से वापस आई भारतीय टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद 4 दिन के खराब मौसम के बाद किस तरीके से टीम इंडिया वापस आई, इसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिली। और देखिए, भव्य स्वागत टीम इंडिया का किया गया। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल टीम इंडिया जो है वो वापस आ चुकी है। टीम इंडिया का स्वागत किया गया और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। देखिए, आज देश पहुंच गए, चूंकि देखिए रात में खबर छपती है तो जाहिर सी बात है आपको अपडेट भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए तमाम जो विश्व विजेता हैं हमारे, वो इस वक्त मुंबई से उनकी विजय परेड तो होगी और पहुंच चुके हैं दिल्ली, और आईटीसी मौर्या में उनको रहने का इंतजाम किया गया है। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिस वक्त तमाम चैंपियंस पहुंचे और उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए। बिल्कुल, देखिए घर आ गए हैं विश्व चैंपियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, और मुंबई में निकलेगी विजय परेड। आपको 29 तारीख याद होगी जिस दिन टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और विश्व कप अपने नाम किया। 17 साल इंतजार करना पड़ा था दीपिका, और 2007 के बाद 2024 का ये साल जो बेहद खास, क्योंकि टीम इंडिया ने इस बार जीत दर्ज की है। देखिए, हम काफी लंबे अरसे से देख रहे थे पूजा कि टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बेहतर फॉर्म में है, लेकिन उसके बावजूद यदि आप देखेंगे वर्ल्ड कप की बात आप याद कीजिए, वर्ल्ड कप में सारे मैचेस टीम इंडिया ने जीते थे। इससे पहले जब सबसे पहले T20 विश्व कप की शुरुआत हुई थी, और ये उस वक्त हम कह सकते हैं कि पहली बार ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कप 2007 में उठाया था। यानी कि 12 से 13 साल का एक लंबा इंतजार हमने जरूर किया, और इसके बाद ट्रॉफी हमारे हाथ में। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि T20 में नंबर 1 यानी कि नंबर 1 के ऑलराउंडर बनने वाले भारतीय रहे हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ, आपको बता दें फाइनल में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पांड्या के साथ श्रीलंका के हरसंगा सूची में शीर्ष रूप से शामिल है। यानी कि देखिए, हार्दिक पांड्या, यदि किसी ने वो मैच देखा होगा ना, तो वाकई में वो उस मैच को भुलाना आसान होगा ही नहीं, जिस तरीके से टीम इंडिया जीती थी। और जो मकामी कह सकते हैं कि आपको याद होगा साउथ अफ्रीका 30-30 का जब वो वक्त आ गया था, तब ये कहना बड़ा ही मुश्किल था कि आखिरकार होगा क्या। गेम चेंजिंग होना, वो एक लास्ट कैच का होना, तमाम सिनेरियो को कैसे चेंज कर दिया, और कह सकते हैं कि टीम इंडिया विश्व कप उठाने में कामयाब रही। बिल्कुल, तो देखिए आखिरकार आज टीम इंडिया वापस आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने देखा वो तस्वीर भी न्यूज इंडिया ने आपको दिखाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जब टीम इंडिया की घर वापसी हुई, बारबाडोस से वापस भारत लौटी टीम इंडिया, तो ऐसे में आप सुबह के समय वो मंजर देख सकते थे जब हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो पहुंचे हुए थे। जब बस रवाना हुई तो बस के पीछे भी तमाम क्रिकेट प्रशंसक जो है वो भागते नजर आए थे, और सिर्फ लोगों के मन में इतना था कि एक झलक उन खिलाड़ियों की मिल जाए जिन्होंने भारत के नाम ये इतिहास किया और भारत के नाम ये ट्रॉफी की। बिल्कुल, देखिए आईटीसी मौर्या में सभी ठहरे हुए हैं, और आगे का जो कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का है। इसके बाद देखिए भव्य जो है रोड शो निकाला जाएगा मुंबई में, और ये सभी देखेंगे किस तरीके से टीम इंडिया ने वापस से अपनी जीत का परचम लहराया है। चलिए पूजा, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, हाथरस में सत्संग के बाद मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। बाबा पर एफआईआर में केस नहीं हुआ है। तो देखिए, हाथरस में सत्संग के बाद हुई भीड़ में मरने वालों की संख्या अब 121 से ज्यादा पहुंच गई है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से यह हादसा हुआ और कैसे एकाएक लोग इस हादसे में शिकार हो गए और लोगों की जान चली गई। लगभग आंकड़ा जो है वो 121 के आंकड़े को पार भी कर चुका है। देखिए, 121 जिंदगियां खत्म, हिसाब बाकी है।
जाहिर सी बात है ये बहुत दुखद है और इसके लिए बाकायदा सीएम योगी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पहला हिसाब देखिए, हिसाब क्यों कहा जा रहा है, जो दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को जगह दी, पूजा भी अमर उजाला के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा रही है। पहला हिसाब, जिस बाबा के सत्संग में मौतें हुई, गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है, सिर्फ आयोजकों का नाम शामिल है। दूसरी खबर ये और दूसरा हिसाब ये होना चाहिए कि जिन सेवादारों ने धक्का मुक्की करके भगदड़ के हालात पैदा किए, उनमें से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। तीसरी और प्रमुख बात यह भी कि 50,000 लोगों की मंजूरी देकर 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ को अनदेखा करने वाले प्रशासन पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। और देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की जो खबरें हैं पूजा वो सामने आती हैं, लेकिन अब आप ये समझिए कि ऐसे दुर्दांत जब हादसे होते हैं तब इसमें बलि जो होती है सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही इसकी भेंट चढ़ती है। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सक्रिय हैं। एसआईटी का गठन किया गया है और अब इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच की जाएगी। बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम भी है इस मामले में जांच कर रही है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसमें बाबा का नाम नहीं होने से लोगों के गले से पानी नहीं उतर रहा है। इसको लेकर आम लोगों के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए, आपको याद होगा भोले बाबा के नाम से जब सुर्खियों में बाबा आए 2022 में कोरोना काल में, उसके बाद से लाखों की संख्या में जब कल लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, माफ कीजिएगा परसों, तो वहां सब सिर्फ ये चाहते थे कि एक बार बाबा जब वहां से निकले तो वो उनके चरणों को स्पर्श कर ले। और यही एक चाहत थी जिस कारण एकाएक लोग उठे। जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, समापन के बाद जब बाबा वहां से रवाना हुए अपनी गाड़ी में बैठकर, तो एकाएक लोग उठे और वो चाहते थे कि बाबा के पैर, उनके कदम जहां जहां पड़े हैं वहां से थोड़ी धूल वो इकट्ठा कर ले। और इसी दौरान हालात बिगड़े, एक महिला गिरी और उनके गिरने के बाद एकाएक, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, एकाएक लोग गिरते चले गए और कई लोग उनको लांघ कर, उनके ऊपर से उन्हें दबाकर, उन्हें कुचल कर निकलते चले गए और तभी दम घुट जाने से काफी लोगों की मौत हो गई। और मरने वालों में सबसे ज्यादा दीपिका महिलाओं की संख्या है, छोटे बच्चों की संख्या है जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। 121 से ज्यादा आंकड़ा जो है वो मौत का अब तक छू चुका है और साथ ही 28 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में एक महीन सी लाइन होती है, एक बारीक सी लाइन होती है। लोगों को उस बारीक लाइन को समझना होगा। और ये हादसे कोई पहली मर्तबा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा भगदड़ की स्थिति चाहे किसी मंदिर में हो, किसी आश्रम में हो, किसी समारोह में हो, अक्सर आ जाती है। हम फिर वापस न्यूज़ इंडिया अपने फोरम से, अपने इस मंच से आपसे कहता है कि आप विश्वास में, अंधविश्वास में फर्क करना जरूर समझिए। ठीक है, आशा और कह सकते हैं श्रद्धा बलवती होती है, लेकिन श्रद्धा आपकी इतनी भी आपके विश्वास पर हावी नहीं होना चाहिए जो कि एक दुर्घटना का रूप ले ले। ये आपको समझना अब इस हादसे के बाद बहुत जरूरी है। हालांकि आपको फिर बता रहे हैं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आगे ऐसी घटना न घटे, इसमें आम लोग इस काल के गाल में न समाए, इसका ख्याल आपको और हम ही को रखना होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब भी चौंकाने वाली बात यह है जो हम खबर में भी जिक्र कर रहे हैं दीपिका कि एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें आयोजकों का नाम तो शामिल है, लेकिन बाबा का नाम शामिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह आप बार बार जिक्र कर रही हैं विश्वास और अंधविश्वास का, अब भी जो लोग हैं, जो अनुयायी वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना है कि जो लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, गलती उनकी है, बल्कि गलती बाबा की बिल्कुल नहीं है। बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन जिस तरह लगातार मामले में पुलिस जांच कर रही है, बाबा के एक के बाद एक कई कांड अब तक सामने आ चुके हैं। प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरा जिम्मेदार है। 50,000 की आपने अनुमति मांगी थी, 1.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने संविधान पर बुलडोजर चला दिया। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। तो फिलहाल आपको बता दें, आज अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा।
पीएम मोदी ने संविधान के मामले में भी कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाई। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर बुलडोजर चलाने वालों के मुंह से उसकी हिफाजत की बात शोभा नहीं देती, ये सदन में कहते नजर आए। देखिए आपको याद होगा कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इस तरह का बयान दिया था, और ये बयान नहीं बल्कि ये जवाब है विपक्ष को। वो विपक्ष जो लगातार संविधान को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहा है और सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने फिर से विपक्ष को घेरने का काम किया। विपक्ष का पहले हंगामा फिर सदन से वॉकआउट कर दिया गया। वहीं संविधान का अपमान किया गया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया, जो कि दैनिक भास्कर ने भी इसे छापा है, विपक्ष की सारी हरकतें फेल हैं, सभी मैदान छोड़कर भाग गए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अभिभाषण पर चर्चा के बीच विपक्ष का ये वॉकआउट देखने को मिला। इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज करा, कहा विपक्ष की सारी हरकतें फेल हो गई हैं, तभी तो मैदान छोड़कर भाग गए। मणिपुर पर बोले वहां हिंसक घटनाएं कम हुई हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुले, शांति की आशा दिख रही है। इन मुद्दों पर भी तमाम तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है, जिसपे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, सीबीआई ईडी का मामला हो या फिर संविधान का मामला हो। पेपर लीक के मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जरा ये भी जानिए। इच्छा थी कि सारे दल राय रखते, लेकिन ये मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया और नौजवानों को धोखा देने पर एक्शन अभी भी जारी है। लेकिन जब चर्चा का समय आया तो विपक्ष भाग खड़ा हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष लगातार सवालों के घेरे में लगातार सरकार को खड़ा कर रहा था। इस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें सजा मिली है उनके साथ, यानी कि ये कांग्रेस के नेता तस्वीरें निकाल रहे हैं, जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो ये हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई ईडी पर भी बोला कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं, दूसरों के खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, विपक्ष को फंसाती हैं। राम गोपाल जी बताइए, क्या नेताजी झूठ बोलते थे? ये तमाम बड़ी बातें कही। संविधान का जिक्र तो अगेन एंड अगेन किया ही जा रहा है पूजा, चूंकि संविधान को लेकर ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में लोकसभा चुनाव के दौरान खड़े करने की कोशिश की थी, और इसी को लेकर लगातार आपको बता दें कि अब सरकार जवाब दे रही है। बिल्कुल, देखिए संविधान का जिक्र जब से चुनाव हुए हैं और चुनाव की शुरुआत हुई तब से ही लगातार संविधान का जिक्र किया जा रहा था। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा था कि संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि लाख कोशिश सत्ता पक्ष बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी क्यों ना कर ले, हम संविधान को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस सवाल को खत्म करने का काम करेंगे, और संविधान को लेकर गलत बात बोलने का या फिर अपशब्द इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। और एक बार फिर से देखिए सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई चुनाव जीतने के बाद एनडीए के, और इस बार विपक्ष भी क्योंकि काफी मजबूत है, तो संविधान और साथ ही आपातकाल, ये दो सबसे बड़े मुद्दे इस बार लोकसभा की कार्यवाही के दौरान रहे, जिस पर चर्चा की गई, जिस पर जिक्र किया गया, और साफ तौर पर ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उन्होंने एक सलाह दी राहुल गांधी को कि आप जीत का जश्न मनाने से ज्यादा अच्छा आत्मचिंतन करते तो शायद भविष्य में आपके लिए रास्ते और खुल सकते थे और शायद भविष्य में आपको और फायदा हो सकता था, लेकिन आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम नहीं कर सकते। तो वहीं राहुल गांधी का ये कहना था कि ये इस बार जनादेश है, और जनादेश ने साफ बता दिया है कि जनता के मन में कौन है और क्या है। और संविधान का ऐसा मुद्दा है पूजा जो आगे भी आपको सुनाई देगा, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी लोकसभा चुनाव की वो संविधान के मसले पे हुई थी। इसके बाद आपातकाल का जिक्र विपक्ष ने किया कि संविधान में बदलाव तो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने तभी कर दिया था, और यही एक बड़ी वजह है जो लगातार सरकार विपक्ष को घेर रही है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करा है। बहरहाल इस वक्त आपको बता दें कि विपक्ष मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, तो तमाम चीजें जो एनडीए है उसके लिए आसान नहीं होगी, ये भी समझने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख, कहा विपक्ष से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। तो देखिए जगदीप धनखड़ ने दुख जताया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष ऐसा बर्ताव करेगा इसकी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष से कहा कि मैं दुखी हूं कि संविधान का इतना मजाक और अपमान हो रहा है। ये किताब हाथ में रखने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उनके भाषण के बीच में ही कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर गया था। बिल्कुल, तो देखिए अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है और इस खबर को छापा गया है जिसमें लिखा गया संविधान का ऐसा अपमान। मैं इस कुर्सी पर बैठकर काफी दुखी हूं कि संविधान का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। तो देखिए फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में विपक्ष के विरोध पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा, आहत और नाराज सभापति के तौर पर मैं खुद को आज महसूस कर रहा हूं। विपक्ष को आत्मचिंतन की नसीहत देते हुए कहा कि संविधान बस हाथ में रखकर प्रदर्शन करने की नहीं बल्कि जीने की किताब है। संविधान का ऐसा और इतना अपमान देखकर मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर खुद को दुखी महसूस कर रहा हूं। ये सारा घटनाक्रम तब हुआ जब उच्च सदन में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और इस दौरान विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच में आसन से कुछ कहने की अनुमति मांगी थी और अनुमति नहीं मिलने पर पहले खड़गे ने नाराजगी जताई और उसके बाद विपक्ष संसद से बहिर्गमन कर गया और इसे सभापति बेहद आहत हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं संविधान का जिक्र जो अब भी हमने पहली खबर में की कि संविधान को लेकर बार बार जो विपक्ष बयान दे रहा है, इससे न केवल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं दुखी हूं, आहत हूं, बल्कि संविधान का इस तरह का अपमान मैंने पहले कभी नहीं देखा। और देखिए आपको याद होगा जगदीप धनखड़ ने ये बात पहली मर्तबा नहीं की। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले किस तरीके से जब विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने की भी तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उन्होंने की थी कि तब जगदीप धनखड़ बेहद आहत नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद नहीं है कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और एक बार फिर से जगदीप धनखड़ ने वही बात को दोहराया कि संविधान को आप यानी कि विपक्ष बहुत हल्के में ले रहा है। आप संविधान की प्रतियों को लेकर घूमने से कई गुना बेहतर है कि संविधान के भीतर क्या लिखा हुआ इसको आत्मसात करें, इसको आप समझें, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि संविधान की प्रति को आप हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर घूमते हैं। स्पेशली जो कटाक्ष था वो राहुल गांधी के लिए था, क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि किस तरीके से संविधान की मिनी प्रति जो है वो उस मिनी प्रति को लेकर हर जगह घूमते हैं। इसी को लेकर साफ तौर पर कहा गया जाखड़ के द्वारा कि देखिए ये जरूरी हो जाता है कि आप संविधान की प्रतियों को लिखना घूमना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि आप उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको समझें, उसको आत्मसात करें। आज इसकी ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया। कहा, संघ हमेशा संविधान विरोधी रहा, झूठ बोलना पीएम मोदी की पुरानी आदत है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी ने अगर पढ़ा होता या पढ़े होते तो ऐसी बात महात्मा गांधी के बारे में नहीं बोलते। 80 से 90 देशों में उनका स्टैचू है। महात्मा गांधी ने जो काम किया उनके बारे में उन्हें पता नहीं, तो उन्हें संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, देखिए संघ हमेशा संविधान विरोधी रहा, सदन में झूठ बोलना मोदी की पुरानी आदत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है। देखिए साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, डीएमके के तिरुचि शिवा और तृणमूल सांसद सागरिका घोष, सुष्मिता देव, तमाम ऐसे लोग मौजूद थे, विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे जिन्होंने संविधान को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि पीएम मोदी की तो आदत है वो सदन में आकर हमेशा झूठ बोलने का ही काम करते हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बात को वापस से दोहराने की कोशिश की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी को तो लोगों ने तब जाना जब उनकी मूवी आई थी। ये कटाक्ष यहाँ पर अब मल्लिकार्जुन के द्वारा किया गया कि आप महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते थे जबकि 80 से 90 देशों में उनके स्टैचू हैं। बहरहाल चूंकि अब बात तो छिड़ी है, दूर तलक जाएगी और हम कह सकते हैं पूजा की हर एक मुद्दे पर, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे महात्मा गांधी का मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश में
कहीं ना कहीं विपक्ष लगेगा, INDIA गठबंधन लगेगा। और आप देखिए ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख पाएंगे और किस तरीके से राहुल गांधी को आप देख पाएंगे, उनकी बॉडी जेस्चर आप देखेंगे तो बड़े ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त उनकी उपस्थिति जो है वो काफी बलवती फिलहाल संसद के भीतर नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। कहा, मेरी बातों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सही साबित किया है। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर पर हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। देखिए, राहुल गांधी ने इस खबर को जगह दी और देखिए, हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। तो देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। द हिंदू ने भी इस खबर को छापा, दैनिक भास्कर ने, जागरण ने भी इस खबर को छापा है। गुजरात कांग्रेस दफ्तर पर हमले ने भाजपा और संघ पर भी मेरी बात को पुष्ट किया है, राहुल गांधी ने कहा। देखिए, तमाम खास चीजें आपको बता देते हैं। क्या कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले की घटना को लेकर फिर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस हमले से भाजपा संघ के हिंसा व नफरत फैलाने के संबंध में लोकसभा में की गई है उन बातों की पुष्टि। हमले के बावजूद गुजरात में कांग्रेस का हौसला कायम रहने की संदेश देते हुए राहुल गांधी ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य के अगले चुनाव में भाजपा को हराएंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए, राहुल गांधी लगातार प्रहार करते नजर आ रहे हैं, लगातार आरोप लगाते रहे हैं, चाहे वो PM मोदी हो, बीजेपी हो या फिर NDA की कोई भी सहयोगी दल क्यों ना हो। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और बीजेपी सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी, ये राहुल गांधी ने कहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। और इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में न केवल तंज कसा था, बतौर नेता प्रतिपक्ष गुजरात में जीत की हुंकार भी भरी। यानी कि सदन में भी अब राहुल गांधी जीत के हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, वो भी गुजरात, जो कि मोदी और अमित शाह का गढ़ है। देखिए, हम वही बातें कह रहे हैं ना कि तमाम जो पुरानी बातें हैं उसको एक एक करके राहुल गांधी सामने लेके आ रहे हैं। उनका मकसद यही है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसे बैकफुट पर दिखाया जाए और ये उनकी पूरी कोशिश हो रही है। और इसी बीच लोकसभा चुनाव का हालांकि जिक्र करते उन्होंने कहा कि किस तरीके से अहमदाबाद में जो कांग्रेस का दफ्तर था उस पर हमला किया गया, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है उसकी नाकामी है। बीजेपी डरी हुई है कांग्रेस से गुजरात में, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इसके अलावा न सिर्फ उन्होंने ये बात कही बल्कि इस बात का दावा तक कर दिया उन्होंने कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे गुजरात में, उसमें जो जीत है वो कांग्रेस की सुनिश्चित होगी। हालांकि यदि हम देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो इस बात से साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात इस वक्त बीजेपी का गढ़ है और इसमें सेंध लगाना टेढ़ी खीर साबित है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। आप बातें दावे तो कर सकते हैं, लेकिन दावे हकीकत का रूप तभी अख्तियार करते हैं जब ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीज़ों को आप समझते हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में लगातार आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं हम अगली खबर का। झारखंड में राजनीतिक फेरबदल जारी है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है और ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर चर्चाएं फिर हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री एक बार फिर बन सकते हैं। तो तीसरी खबर जो है ये छाप दी गई है, तमाम अखबारों में इसे तरजीह दी गई है क्योंकि झारखंड के लिए काफी बड़ी खबर है। देखिए, ये 30 खबर यानी कि दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा है। हेमंत बनेंगे तीसरी बार झारखंड के CM। अब आप इस खबर को जरा समझिए इसलिए भी चंपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा। गठबंधन के सभी विधायकों ने आम सहमति से हेमंत को वापस नेता चुन लिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद पद छोड़कर चंपाई को CM बनाया था हेमंत सोरेन ने। तो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को विधायक का समर्थन पत्र सौंपते हेमंत सोरेन, यानी कि ये तस्वीरें भी आप देखेंगे
कि यहाँ पर राज्यपाल को किस तरीके से पत्र को सौंपा गया था और वापस से इस बात की पेशगी की गई थी कि किस तरीके से वापस वह प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो झारखंड में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगी। बुधवार को गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से नया नेता चुना गया। बैठक के बाद शाम को सीएम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। तो देखिए, ये भी कहा कि गठबंधन ने उन्हें नया नेता चुना। मैं अपने पद से त्यागपत्र दिया था। खुद के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी और गठबंधन के निर्णय के अनुसार हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हेमंत सोरेन के लेकर कहीं ना कहीं जब वह ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उससे पहले उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया था और किस तरीके से चंपई सोरेन को वहां पर सीएम बनाया गया था। अब कहीं ना कहीं इसे ईडी की ही नाकामयाबी कही जाएगी कि ईडी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। बिल्कुल, देखिए, अगर फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद झारखंड की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। और अगर इस बार 2024 की हम बात कर ले तो न केवल लोकसभा चुनाव हुए झारखंड में बल्कि विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपनी कुर्सी, अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और चंपई सोरेन को देना होगा इस्तीफा। जिसके साथ ही जानकारी ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री पद की शपथ वो तीसरी बार लेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन की रांची में बुधवार को विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया और मौजूदा सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद हेमंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, यानी कि विधायक दल की बैठक हुई, विधायकों ने नेता के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम का चयन किया, जिसके बाद चंपई सोरेन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद तीसरी बार ये होगा जब जेएमएम के प्रमुख यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, उस वक्त आपको याद होगा जब झारखंड में ये मसला गरमाया था तो किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल हो गया था। एक बड़ा आरोप हेमंत सोरेन पे लगा था। हालांकि देखिए, आगे जांच चलेगी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया था, जब उनको जमानत दी थी, कोर्ट ने कह दिया था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जो जमीन घोटाले का मामला था वो गले की फांस जेएमएम के लिए बन गई थी, हेमंत सोरेन के लिए बन गई थी, जिससे उनकी जो साख थी वह भी दांव पर लगी हुई थी। अब देखिए, अपनी साख को भी साफ करना है, चूंकि विधानसभा चुनाव है, उसमें जनता के बीच में भी जाना है। फिलहाल हेमंत सोरेन जो है अपनी भूमिका में वापस आने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। तो बारिश से लोगों को राहत मिलने के आसार अब नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी झमाझम बारिश होगी। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। दिल्ली के कुछ दिनों में अत्यधिक उमस की चपेट में था। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश जो है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देखिए मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है। और देखिए ये आसार जो हैं वह न सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर बल्कि बिहार का आप रुख करेंगे तो बिहार में भी झमाझम बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी मौसम जो है वह खुशनुमा हो गया है। बिल्कुल, देखिए तो पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज जो है वो अब बदल चुका है और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जा रही है और ऐसे में तमाम इंतज़ाम बरसात के इस मौसम में लड़ने के लिए किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक तरफ राहत की बारिश है, दूसरी खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ राहत की बारिश तो है, लेकिन असम में बाढ़ से अब तक 38 लोगों की जान चली गई है। तस्वीर जरा आप देखिए, राहत की बारिश और असम कह रही कि पूर्वोत्तर राज्यों पर जब हम आते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में इस वक्त बारिश जो है वो कहर बनकर गिर रही है। तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लोगों को चलने के होना मुश्किल हो रहा है, यानी कि हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल असम में आपको बता दें कि
असम में बाढ़ के पानी में डूबने से 24 घंटे के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई, 38 लोगों की जान चली गई। और असम में आपको बता दें कि ASDM यानी कि बाढ़ की जो बाढ़ आपदा प्रबंधन के जो प्राधिकरण है, उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई को तिकसुनिया जिले में 2 लोगों की और मौत हुई। यानी कि एक तरफ उत्तर भारत में मौसम खुशनुमा हुआ है, दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा, मणिपुर हो, असम हो, यहाँ पर भी जिक्र किया जाए तो लैंडस्लाइड हो रही है, बाढ़ का कहर यहाँ पर भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बरसात के कारण बहुत ज़रूरी है कि आप बरसात के इस मौसम में, इस मानसून के सीज़न में थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं दीपिका अब तक, जहां बिजली लोगों के ऊपर या किसी ऐसे स्थान पर गिर रही है जहां खतरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उससे अलर्ट भी रहने की आपको ज़रूरत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहाँ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ऋषिकेश का दौरा किया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ये दौरा उत्तराखंड का किया है। देखिए आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स में आने वाले जो मरीज हैं, उनके तीमानदार हैं, उनकी मदद के लिए वीरभद्र रोड पर बने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण भी किया। तो समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है धर्म, ये मोहन भागवत का कहना है। तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मोहन भागवत ने जब पहुंचे नवनिर्मित आश्रम सदन का लोकार्पण करने के लिए, तो तमाम बड़ी बातें वो कहते नजर आए। बिल्कुल, देखिए समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है धर्म, मोहन भागवत की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसे अमर उजाला ने जगह दी है अपने अखबार में। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि धर्म समाज को जोड़ने का काम करता है और हम सब लड़ते झगड़ते हों, हम आपस में कितनी भी एक दूसरे को बुरा भला कह लें, लेकिन जब भारत की सीमा पर आक्रमण होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, ये संकेत हमारे अंदर से आता है। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ उन्होंने एम्स के समीप वीरभद्र मार्ग पर भाऊराव देवरस सेवा न्याय की ओर से निर्मित माधव सेवा आश्रम सदन का लोकार्पण किया, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि सबका साथ बहुत जरूरी है अपने धर्म के लिए और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। समाज को आपस में जोड़ने का काम जो है वो धर्म करता है। देखिए जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत बड़े ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वह कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि एक तरफ RSS जिसे हम कह सकते हैं मदर पार्टी, यानी कि मदर पार्टी है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं RSS का साथ लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। इसके बाद से चाहे वो सरसंघ चालक हों, इसके बाद से तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी सामने आए थे, तमाम बातें कही। हालांकि अभी जो स्वर हैं थोड़े थोड़े से वो बदले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए पूजा आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में गिरे हैं एक दिन में 5 पुल। देखिए बिहार की जो स्थिति है बिहार की, वह दयनीय है। जरा सी बारिश होती है और बिहार में जो स्थितियां हैं बद से बदतर होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने इस सवाल को तरजीह दी। अमर उजाला ने इस खबर को छापा, किस तरीके से बिहार में एक के बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो बदहाल हो रहा है, जो पुल है वो लगातार गिर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या गुणवत्ता का अभाव है? क्यों तमाम चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये तमाम बड़ी बातें खड़ी की गई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार में ऐसा लगता है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। गनीमत है कि पुल पुलिया गिरने से कोई आहत नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, कोई बड़ा हादसा हो रहा है। लगभग रोज बिहार में चाहे वो नया पुल हो, पुराना पुल हो, निर्माणाधीन पुल हो, एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को तो तमाम हद ही पार हो गई, जब राज्य के 2 जिलों में सिवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। बिल्कुल, देखिए बिहार में लगातार पुल ध्वस्त होने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए बिहार में 5 पुल और गिरे 15 दिन में 11 पुल धराशायी अब तक हो चुके हैं। अपने आप में ये बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार, या यूं कह ले कि डबल इंजन की सरकार लाख दावे करती है कि हमारे कार्यकाल में हमने काम करवाया है, उन कामों की पोल ऐसे वक्त पर खुल जाती है। सिवान में 3, छपरा और पूर्वी चंपारण में एक पुल ढह चुका है। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सिवान जिले में बुधवार को तेज बारिश के दौरान जहां 3
पुल ढह गए। आप सोचिए, एक साथ 3 पुल ढह गए। वहीं छपरा और पूर्वी चंपारण में एक पुल ढह गया है। बीते 15 दिनों में बिहार में 11 पुल अब तक टूट चुके हैं, यानी कि बीते सिर्फ 15 दिनों में 11 पुल टूट चुके हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंडक नदी पर बना पुल बुधवार सुबह एक पिलर धंसने के बाद गिर गया, जिससे 12 गांव की आबादी काफी प्रभावित हुई है। और ये पुल गांव को महाराजगंज जिला मुख्यालय से जोड़ता था। देवरिया गांव में नदी पर बना दूसरा पुल भी ध्वस्त हो गया और इसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट थी। अब जरा आप सोचिए किस तरह, ये देखिए काफी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देखिए अब तस्वीर जरा आप देखिए, तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि 1 2 3 4 5 तस्वीरें, ये 5 पुलों की तस्वीरें हैं जो ध्वस्त हुए हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने बहुत ही प्रमुखता से छापा और बड़े कॉलम में इसको छापा गया है, क्योंकि ये हद है, वाकई में ये हद है कि एक ही दिन में 5 पुल ढह गए हैं। तो अपने आप में ये किसकी नाकामी को दर्शाता है, जरा आप समझिए। क्योंकि पहली बारिश है, हम फिर कह रहे थे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ गर्मी से राहत तो है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक बारिश यानी कि पहली बारिश में हाल ये कि अभी तो पूरा सीजन बाकी है। सीवान छपरा एक ही दिन में गंडकी धमही नदी पर 5 पुल रह गए। और देखिए आप ये देखिए, एक एक करके पुलों पर नजर दौड़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन पुलों की स्थिति थी क्या। यानी कि पुल बनाकर तो आपने छोड़ दिया, कंस्ट्रक्शन पर कोई ख्याल नहीं रख रहे, कंस्ट्रक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रख रखाव भी होता है, क्योंकि एक समय के बाद यदि किसी भी आप पुल को बनाएंगे या किसी भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं तो उसकी रिपेयरिंग भी तो बहुत जरूरी होती है। और ये रिपेयरिंग का जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसका जिम्मा लेगा? और इसकी जो कह सकते हैं बड़ी चढ़ती है वो आम जनता चढ़ती है, या फिर होता ये है कि ऐसी तेज बारिश में एक जगह का दूसरी जगह से संपर्क टूट जाता है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे जनता ही भुगतती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राजनयिक से बात की, रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को यहां अपनी रूसी समकक्ष सरगई लावरोव के साथ बैठक के दौरान युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीय नागरिकों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उनकी सुरक्षित वापसी पर भी जोर दिया गया। देखिए पूजा भी इस खबर को दिखा रही हैं, आप तक पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो यूक्रेन में फंसे हुए इंडियंस हैं उनको बाहर निकालने और उन्हें वापस लाने को लेकर एस जयशंकर ने ये बयान दिया। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए फिलहाल जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि बुधवार को अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ बैठक के दौरान युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीय नागरिकों का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया और उनकी सुरक्षित घर वापसी पर जोर दिया गया। एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे थे। और देखिए ये ज़रूरी भी हो जाता है और भारत की इस बात में हमेशा से ही तारीफ की जाती है कि अपने जो जनता है, अपने देश के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए भारत हमेशा तत्पर नजर आता है। और इस बात का सबूत जो है एक बार फिर से एस जयशंकर ने अपनी बातों में इस मीटिंग के जरिए ज़रूर दिया कि जो लोग फंसे हुए हैं इंश्योर किया जाए कि उनको वापस लाया जाए। तो स्टक इन द यूक्रेन वॉर जोन और किस तरीके से उनको वापस लिया जाए, इसके लिए वहाँ की सरकार प्रतिबद्ध हो, यहाँ हम प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर एक एक जान किस तरीके से कीमती है ये भारत बखूबी जानता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही सेंसेक्स पहली बार 80,000 अंकों के पार पहुंच चुका है। निवेशकों को हुआ है मुनाफा। जी हाँ, घरेलू शेयर बाजार लगातार नए उछाल पर है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को एक बार फिर से बाजार में मजबूती के साथ नई इबारत लिख दी गई है। आज के कारोबार की शुरुआत ऑल टाइम हाई के नए रिकॉर्ड के साथ हुई। पहले घंटे के कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी और आगे बढ़ता नजर आया, मजबूती के नए शिखर पर पहुंच चुका है। देखिए कल का दिन बहुत खास रहा, हालांकि अभी जब दिन खुलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन पहली बार
80,000 का स्तर छूकर सेंसेक्स लौटा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि सेंसेक्स 75 पार तो आसानी से चला जा सकता था, लेकिन 80 पार का होना अपने आप में एक नए रिकॉर्ड को दर्शाता है। तो बैंकिंग, आपको बता दें कहाँ किस सेक्टर में जो ज़्यादा फायदा हुआ है निवेशकों को, ये भी आप जान लीजिए। बैंकिंग FMGC में भी खरीदारी से कारोबार के दौरान 80,074 के उच्चतर स्तर तक पहुंचा है। BSE सूचकांक 545 अंक के बढ़त के साथ 68,886.80 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 162.65 अंक की तेजी के साथ 24,286.50 पर निफ्टी बंद हुआ था। इसके अलावा आप देखिए जरा कि नई सरकार बनने के बाद से ही जो घरेलू शेयर बाजार हैं उसमें तेजी का दौर तभी से लगातार जारी है। बैंकिंग और FMGC सेक्टर्स में खासी तेजी देखी गई। बुधवार को BCI का मानक सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार चला गया है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो घरेलू तिमाही है उसमें भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आता है। और जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाता है ना पूजा, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनके चेहरे जो हैं वह खिलने शुरू हो जाते हैं। और हम फिर कह रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आया है घरेलू बाजार में इसकी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसी तरह निफ्टी पहली बार 24,300 अंक के स्तर को पार करने में सफल रहा है। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर लोगों को झेलनी पड़ सकती है महंगाई की मार। सब्जियों के दामों में फिर से इजाफा हो गया है। जी हाँ, देश में आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। महंगाई से राहत अभी फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से सब्जियों के दाम जो है वो महंगे हो चुके हैं। देखिए, एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और परेशान नजर आ रहे थे, हालांकि अब राहत की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। एक ही बार फिर से हरी सब्जियों के साथ टमाटर के दाम में इजाफा हुआ। पिछले हफ्ते प्याज, आलू के दाम में बढ़ोतरी थी। अब टमाटर 100 रुपए किलो तक महंगा है पूजा। बिल्कुल, देखिए सब्जी इसलिए भी महंगे हो रहे हैं दीपिका, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के इस मौसम में फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान जो है वो फसल लगाते हैं, लेकिन बरसात के कारण कई बार जो फसल है वो तहस नहस हो जाती है। ऐसे में सब्जियों को महंगा कर कहीं ना कहीं जो लागत अब तक जिस तरह से लागत अब तक किसान लगाते आए हैं वो लागत वसूल पाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है किसानों का। और बिल्कुल देखिए, भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही थी पूजा, कहीं ना कहीं जो सब्जियां थी वह काफ़ी ख़राब हुई थी, काफ़ी मात्रा में ख़राब हुई थी। और यही एक बड़ी वजह रही थी कि सब्जियां जो है वो आसानी से मिलना मुश्किल हो पा रहा था। तो भीषण गर्मी की मार झेली, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, इसकी वजह से भी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। और अब देखिए लगातार जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें देखना होगा कि क्या सब्जियों के दाम वापस से आसमान पर ही आते हैं। क्योंकि टमाटर और प्याज का जिक्र किया जाए तो अभी आप जान लीजिए टमाटर के जो दाम है वो 80 से 100 रुपये की किलो जा रहे हैं। कब तक टमाटर यूं ही सुर्ख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल तमाम अखबार की सुर्खियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।